हेलो गाइस, वेलकम टू आईएसआईपी का ब्लॉग। और आज के हम ब्लॉग में अपनी तैयारी करने जा रहे हैं पार्ट 6 की। इससे पहले 23 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए भाई, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो में 23 क्वेश्चन कर लिए तो बोलो बहुत ही बढ़िया भाई, आए मजे 23 क्वेश्चनों करने में। अब करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन। पेन बदल लेते हैं क्योंकि हमको ये पेन पसंद नहीं है, ठीक। पार्ट 6 हिस्ट्री 23 क्वेश्चन अगर आपने पहले कर लिए हैं। और अब ये जो चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग है उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7 पे चले जाएंगे, बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराओं पे। क्लियर है? चलिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 24 क्वेश्चन नंबर 24। पेन कितना पतला कर दिया भाई साहब। आप रुक जाइए, पेन की मोटाई सेट करते हैं। हमारी मोटाई सेट तो होने पेन की कर देते हैं। ओहो बहुत ही पतला हो गया। अभी ठीक है, अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान सुनना। क्या कह रहा है? एक मैनर, क्या बोल रहा है? एक मैनर की जागीर। जागीर मतलब होता है किसी का घर, ठीक है ना। उसका चित्रण कीजिए। आपने पुरानी फिल्मों के अंदर देखा भी होगा, निकल जाओ मेरी जागीर से। जागीर मतलब मेरे घर से निकल जाओ। नहीं जा रहा भाई, क्लियर? पैसे हो तब जाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक मैनर की जागीर का चित्रण कीजिए। अब मैनर कौन है भाई? देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, मैं इधर समझाता हूं आपको। मैनर की जागीर, हाँ देखो, आप सभी को पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो राजा होता था, कौन होता था? राजा। बात समझ गए? राजा अपने साम्राज्य में से कुछ एरिया किसको दे देगा? अभिजात को। किसको दे देगा भाई? अभिजात को। यानी कि जो राजा का पूरा साम्राज्य है, उस साम्राज्य में से राजा अपना साम्राज्य का कुछ हिस्सा अभिजात को दे देगा। अब जो वो हिस्सा राजा अभिजात को देगा, यानी कि वो अभिजात को एक साम्राज्य का टुकड़ा दे देगा, प्रांत दे देगा, राज्य दे देगा। समझ गए? एक एरिया दे देगा। और जो ये एरिया राजा किसको देगा बताओ? अभिजात को देगा। अब इस पूरे एरिया में अभिजात कहीं ना कहीं तो रहेगा ना भाई, क्लियर? तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल बात सही कही आपने कि इस पूरे जगह में से मान लीजिए अभिजात इतने एरिया में रह रहा है, और ये बहुत बड़ा एरिया होता है, कई 100 एकड़ का एरिया होता था ये, जहां पर अभिजात रहा करता था। और ये कम से कम 1000 से 2000 एकड़ का एरिया था, बहुत बड़ा एरिया। मतलब ये एक पूरा शहर था। बात समझ गए, है ना। और इसी पूरे एरिया को कहते थे मैनर। क्या कहते थे? मैनर। मैनर क्या था? तो आप बोलना मैनर जो है वो घर था। किसका घर था? अभिजात का घर था। ये अभिजात के रहने की जगह थी, और इसी जगह को मैनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बताओ? मैनर। तो अगर मैं पूछूं मैनर क्या है, तो आप बोलोगे मैनर्स का मतलब होता है अच्छे आचरण। ये वो वाला मैनर्स नहीं है, ये मैनर्स का मतलब नहीं, ये मैनर है, मैनर। बात समझ गए? मैनर मतलब घर। किसका घर? अभिजात का घर। क्लियर? बोलो आई बात समझ में? क्लियर है ना। अब ये जो मैनर है, इस मैनर में अभिजात का घर मान लीजिए इससे बना हुआ है, और अभिजात का जो घर होगा भाई बहुत लग्जरी होगा, महल होगा पूरा सा घर। जैसे राजा है ना, राजा पूरे साम्राज्य का मालिक, वैसे ही अभिजात इस पूरे एरिया का मालिक होगा। और इस पूरे एरिया का मालिक जो अभिजात है, कौन है? जो अभिजात। बात समझ गए? ये इसका पूरा जो घर है, यहाँ पर ये आलीशान तरीके से रहेगा। इसके घर में यानी कि मैनर में हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, हर प्रकार का इसके मैनर के अंदर खाने पीने की व्यवस्था। बात समझ गए? पूरा एकदम महल की तरह होगा। बावर्ची से लेकर नौकर चाकर सब इस मैनर के अंदर होंगे। तो वही वो क्वेश्चन कह रहा है, एक मैनर का चित्रण कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए मैनर क्या है? अभिजात का घर। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो हमने क्या बोला? प्रत्येक लॉर्ड, लॉर्ड मतलब कौन? अभिजात का अपना एक मैनर भवन यानी कि घर होता था। क्या होता था? घर। उनका गांव पर नियंत्रण, और इसी मैनर से वो पूरे गांव पर, साम्राज्य के अंदर जितने भी गांव आएंगे उस पर क्या करेगा? कंट्रोल। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक छोटे अभिजात के अंडर में कम से कम कितने गांव आते थे? आप बोलोगे कम से कम आधे दर्जन से 1 दर्जन गांव आते थे। लेकिन एक बड़ा अभिजात है तो उसके अंडर में कितने गांव आएंगे? आप बोलोगे कम से कम भैया 50 से 60 गांव आएंगे। और अगर उसके अंडर में 50 से 60 या उससे थोड़े ऊपर गांव आ रहे हैं तो आप बोलोगे भाई वो बहुत टॉप लेवल का क्या है? अभिजात। मतलब वो बहुत शक्तिशाली अभिजात माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बोलो आए मजे ओ मेरी माँ, ठीक। और कुछ लोडों का नियंत्रण सैकड़ों गांव पर होता था। एक छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर गांव। क्लियर कर ना? एक जो छोटा मैनर है मतलब एक जो अभिजात का घर है उसके अंदर में कई सारे छोटे मोटे गांव आएंगे, दर्जन भर गांव आएंगे। दर्जन मतलब 6, ठीक। और आधा दर्जन मतलब 6 होता है, और दर्जन मतलब 12 होता है। और बड़े मैनर की जागीर में 50 से 60 परिवार होते थे, और प्रतिदिन प्रयोग करने वाली हर एक वस्तु जागीरें मिलती थी। मतलब मैनर का जो घर, मतलब अभिजात का जो घर था मैनर, उसमें प्रतिदिन यूज होने वाली हर एक वस्तु उस घर में मिलेगी आपको। जैसे अनाज, खाने पीने की चीजें, औजार, हथियार आदि। और जागीरों में लंबी चौड़ी अरण्य भूमि। अरण्य भूमि में मतलब होता है कि जो मैनर है उसी में, बात समझ गए नहीं समझ गए? शिकार करने के लिए जंगल होगा जहां पर
जो अभिजात है वो अपने लोगों के साथ शिकार करने जाएगा, उसको शौक है भाई शिकार करने का। कौन है वो? अमीर बंदा। और वन होते थे जहां लॉर्ड शिकार किया करता था, उनके यहाँ चारागाह, चर्च और दुर्ग भी होता। दुर्ग मतलब किला होता था, चारागाह मतलब बहुत सारी पशुओं को चरने के लिए जमीन। अभिजातों के अपने एरिया में अपना खुद का चर्च था। और 13वीं शताब्दी में नाइट के परिवारों का निवास स्थान बनाने के लिए दुर्गों को बड़ा किया गया। देखो आगे चलकर पता क्या होता है, मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। इसके पीछे क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, नाइट वर्क क्या था। देखो मैं बताता हूँ। देखो राजा ने अपना एरिया अभिजात को दे दिया। उस एरिया में जहां अभिजात रहता है उसके घर को मैनर कहते हैं। और मैनर के अंदर आपने पढ़ा हर प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। देखो आगे चलकर ना अभिजात जो है वो इस बात को जानता है कि यार मुझे अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था और भाई हमारे बगल में पड़ोसियों से हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो युद्ध वगैरह की वजह से हमें ना आवश्यकता पड़ती है किसकी? हमें आवश्यकता पड़ती है सेना की। तो ये होता क्या था कि उस टाइम पर इनके पास परमानेंट सेना नहीं होती थी। ये जब युद्ध होता था ना तो जो पैदल सैनिक के रूप में जो कृषक है उनको भर्ती कर लिया करते थे, बट वो परमानेंट नहीं थे, है ना। तो वो अच्छे से लड़ नहीं पाते थे क्योंकि भैया वो एक्चुअली में कृषक थे। उनको तुमने तलवार थमा दी, उनको तुमने भैया बोल दिया चलो भाई लड़ाई लड़ो, तो वो तुम्हारे साथ लड़ाई तो लड़ रहे हैं बट वो एक्चुअली में निपुण नहीं है लड़ाई में, और वो हार जाएंगे क्योंकि उनके हारने के चांस क्या ज्यादा, क्योंकि भाई उनका काम, वो एक्चुअली कृषक थे। तुमने उनको बस हथियार थमा दिया। अब भाई मान लो सरकार मुझे बंदूक दे दे और बोले जा बॉर्डर पे भिड़ ले पाकिस्तानियों से, तो भाई मैं तो उल्टी सीधी गोली चला दूंगा क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिली गोली चलाने की। मुझे तो कई बार तो बंदूक चलाने नहीं आएगी, भाई चलाते कैसे, उसकी भी टेक्निक है ना पूरी, समझ के ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। तो इसीलिए अभिजात ने कहा कि भाई हमारी लड़ाइयां तो होती रहती है, युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, तो हमें आवश्यकता है एक ऐसे वर्ग की जो सेना का काम करे और परमानेंटली वो सेना का ही काम करे। मतलब एक कुशल सेना की आवश्यकता पड़ी किसको? अभिजात वर्ग को। तो इसीलिए अभिजात वर्ग ने एक कुशल सेना की आवश्यकता की वजह से किसका जन्म किया? मतलब एक वर्ग बनाया जिसको बोला गया नाइट वर्ग। क्या बोला गया? नाइट। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाइट क्या है, तो आप बोलोगे अभिजात वर्ग ने अपनी सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वर्ग तैयार किया गया जिसको बोला गया नाइट वर्ग। क्या बोला गया? नाइट वर्ग। और एक्चुअली में सेना थी, क्या थी ये? सेना। किसकी सेना थी ये? अभिजात की। समझ गए? अब ये जो नाइट वर्ग है ये अभिजात के पास में ही रहेगा, तो मैनर को बड़ा किया गया। वो क्या कह रहा है कि मैनर और जो जहां पर अभिजात रहता है उसको बड़ा किया गया। क्यों बड़ा किया गया? ताकि उस एरिया में कौन आ जाए? नाइट वर्ग की जगह भी शामिल हो और वो भी उसी एरिया में रह ले, उसको भी कोई दिक्कत ना हो। मेरी बात क्लियर है? बोलो आई बात समझ में? ठीक। तो नाइट के रहने के लिए मैनर को बड़ा किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैनर को बड़ा करने का रीजन क्या था? नाइट वर्ग को उसमें जगह देना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? समझ गए? हाँ बढ़िया से ध्यान सुनना। तो वो कह रहा है ना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैनर आत्मनिर्भर नहीं थे। अच्छा मैनर आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो एक अभिजात के जो महल है, जो उसका घर है, उसमें क्या हर चीज मौजूद हो सकती है? जैसे आप ही मान लो किसी भी देश के पास कंप्लीट कोई चीज नहीं होती, वो किसी ना किसी दूसरे देश से उस चीज को मंगाता है, अर्जित करता है। समझ गए? उसी को बोलते हैं व्यापार। तो वो कह रहा है कि कोई भी मैनर आत्मनिर्भर नहीं होता था, उसे कुछ ना कुछ चीज कहीं ना कहीं से मंगानी पड़ती थी। तो वो कह रहा है क्योंकि नमक, चक्की का पाट, धातु के बर्तन, महंगे साजो सामान, बद यंत्र, आभूषण, ये दूसरे स्थानों से मंगवाने पड़ते थे व्यापार के जरिए। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैनर क्या होता है और मैनर अभिजात का रहने का घर होता है, यहाँ पर कैसे रहा जाता है, इसकी सानुशोकत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है। बात समझ गए? क्लियर है? अभिजात के मैनर को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ये 25। ध्यान सुनना। कह रहा है नाइट कौन थे? भाई नाइट का मतलब रात होता है, तो यहाँ पर वो नाइट नहीं है, यहाँ पर नाइट का मतलब है एक वर्ग, योद्धा वर्ग। बात समझ गए? जिसका काम है युद्ध करने का। तो कह रहा है नाइट कौन थे, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। देख रहे हो ये नाइट, ये बंदे बिल्कुल युद्ध के लिए बनाए, इनको स्पेशल ट्रेनिंग किसके लिए दी गई है? युद्ध के लिए दी गई है। तो ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने आपसे? अभिजात वर्ग ने, किसने? अभिजात वर्ग ने, बात समझ गए, अपने लिए एक स्थायी सेना का विकास करने के लिए सोचा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्थायी सेना। और इसी स्थायी सेना की आवश्यकता ने किस वर्ग को जन्म दिया? तो आप बोलोगे भैया नाइट वर्ग को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? नाइट वर्ग को। और इस नाइट वर्ग को जमीन कौन देगा रहने के लिए? अभिजात देगा अपने एरिया में जहां पर वो रहता है, मैनर में। ठीक। और इस नाइट वर्ग का सारा खर्चा भी कौन उठाएगा? अभिजात। बात समझ गए? मतलब ये उसको टैक्स, उसको क्या दे रहा है? सैनिक सेवा दे रहा है। भाई क्या दे रहा है उसको? सैनिक सेवा। तो नाइट क्या करेगा? अपने अभिजात की सुरक्षा करेगा। नाइट क्या करेगा? अपने अभिजात की सुरक्षा। लेकिन क्या ये नाइट किसी और की भी सुरक्षा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ भाई। ये नाइट अपने लॉर्ड के कहने पे, यानी कि अभिजात के कहने पे किसी और को भी क्या दे सकता है? सुरक्षा दे सकता है। बोलो आया मजा? क्लियर हुआ? तो चलिए अब समझते हैं। कह रहा है नाइट कौन थे, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। भाई पावरफुल लोग है नाइट। अच्छा, जो इनको रहने के लिए जमीन देगा, क्या देगा? जो इनको जमीन देगा, कौन देगा? अभिजात। इस जमीन को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, इस जमीन को बोलेंगे फीफ। क्या बोलेंगे? फीफ। यानी कि अभिजात वर्ग ने जो जमीन दी किसको रहने के लिए? नाइट को, उसको क्या बोलेंगे? फीफ। अभिजात को जमीन किसने दी? बताओ बताओ, करेक्ट करो यहाँ पे आंसर। सोचो, अभिजात को जमीन दी थी राजा ने,
4 तरीकों से पढ़ाया था। जब राजा अपनी जमीन किसी अभिजात को देगा तो उसे 4 शपथ लेगा। कितनी शपथ लेगा उससे? 4। मिट्टी का टुकड़ा देगा, बाइबल की शपथ दिलाएगा, या फिर बंधपत्र साइन करेगा, या एक ढेला देगा। क्या देगा? ढेला, ठीक है ना, छड़ी। ठीक, तो अभिजात को जमीन दी राजा ने, और अभिजात ने अपनी जमीन में से कुछ जमीन किसको दी? नाइट को रहने के लिए, और उस जमीन को क्या बोला गया? फीफ। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले फीफ क्या है, तो आप बता दोगे? फीफ एक जमीन का टुकड़ा था जिसपे नाइट वर्क रहा करता था, और ये जमीन का टुकड़ा उसको अभिजात ने दिया था अपने मेंदर में। क्लियर? समझ आया मजा? तो आपने कहा कि 9वीं शताब्दी में युद्ध वगैरह होते रहते थे, और इन्हीं युद्धों के कारण कृषक सैनिक पर्याप्त ना होने और कुशल अश्वरोही सेना की आवश्यकता के कारण, क्योंकि उनको चाहिए थे एक्सपीरियंस वाली सेना जो उसका काम हो युद्ध करना, ताकि युद्ध में वो हमें क्या दिला दे? विजय। क्योंकि अगर युद्ध में सेना कमजोर है, वो एक्सपीरियंस वाली नहीं है, तो राजा का पिटना और हारना 100% पक्का है भाई। समझ गए, है ना? और इसी कारण से एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट। और यही वर्ग कहलाया नाइट वर्ग। तो एक्चुअली में मैं एक लफ्ज बोलूं तो नाइट वर्ग क्या था? आप बोलोगे योद्धा वर्ग। नाइट वर्ग क्या था? योद्धा वर्ग। और लॉर्ड यानी कि सामंत के अधीन होता था, अभिजात के अधीन, और उनका संबंध सामंत से वही होता था जो सामंत का राजा से होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे नाइट का जो रिलेशन है वो अभिजात के साथ वही है जो अभिजात का राजा के साथ है। अभिजात का किसके साथ है? राजा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? अब मेरी बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक, जैसे सामंत से फीफ अर्थात भूमि, 1 एकड़ या इससे भी अधिक प्राप्त करना और बदले में रक्षा करने और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देना। तो भाई नाइट क्या है? वो अपने अभिजात को वचन देगा कि भाई साहब तुम्हारी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, फोन मिला देना एक, तुम्हारा भाई वहीं पहुंच जाएगा। ओके रिपोर्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? और इसमें मैनर की जागीर की तरह सब प्रकार की व्यवस्था होती थी। नाइट अपनी सैनिक योग्यता बनाए रखने के लिए डेली प्रैक्टिस करते थे अपने एरिया में, फीफ में। और नाइट जो थे, कौन थे जो नाइट, वो अपनी सेवाएं अन्य लोड को भी दे सकते हैं। बात समझ गए? किसके कहने पे? अपने अभिजात के कहने पे। बात समझ गए? लेकिन इनकी प्रायोरिटी कौन होगा? बात समझ गए? परंतु सर्वप्रथम वह अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठावान होंगे। किसके प्रति? लॉर्ड के प्रति। क्लियर? तो नाइट क्लियर हुआ। 25वां क्वेश्चन समझ आया। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो आया मजा? क्वेश्चन नंबर 26वां डालो भाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे 7 लाख रुपए के लिए, और जो भी इसका आंसर सही देगा उसके अकाउंट में 7 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त करवाई जाएगी, है ना, अमिताभ बच्चन के द्वारा। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां कह रहा है दास को भूमि के प्रतीक के रूप में क्या दिया जाता था? अभी तो मैंने पढ़ा। यहां पर दास किसको बोल रहा है भाई? देखो, राजा जो है, कौन है जो राजा, उसका दास कौन है? अभिजात। राजा का दास कौन है? अभिजात। बात समझ गए? और अभिजात को ही आप क्या बोलोगे? लॉर्ड बोलोगे। समझे? और अभिजात का लॉर्ड कौन है? राजा। और इसके अंडर में कौन था? कृषक। तो मैंने कहा था राजा अपनी जमीन को संभालने के लिए, उस जमीन को, उस एरिया को चलाने के लिए एक अभिजात को सौंप देगा। तो जब राजा अपनी जमीन एक अभिजात को देगा तो भाई ऐसे तो दे नहीं देगा, तो उससे शपथ लेगा, उससे कुछ कस्में खिलवाएगा। जैसे भैया आप जब प्रधानमंत्री बनोगे तो आपसे भी कुछ शपथ दिलवाई जाएगी ना कि भाई खाओ माँ की कसम, भ्रष्टाचार नहीं करोगे। तो आप क्रंचीज बना के माँ की कसम खा लेते हो। करना तो है ही आपको भ्रष्टाचार, झूठी कसम खाई जाती है। बचपन में नहीं खाते थे हम लोग, है ना? तो वैसी वाली कसम क्रंचीज बना के। ठीक है? तो राजा जब अपनी जमीन अभिजात को देगा तो उसमें वो 4 क्या करेगा? उससे साइन करवा सकता है, 4 में से कोई भी एक। वो कह रहा है या तो उसे एक लिखित क्या देगा? अधिकार पत्र देगा, या फिर उसे क्या देगा? एक छड़ी देगा, या एक मिट्टी का ढाला देगा। बात समझ गए? इसमें मिस क्या है? या फिर उसे बाइबल की शपथ दिला देगा। क्या दिला देगा? बाइबल की शपथ। बोलो आया मजा? बात समझ गए? क्लियर है? या तो उसको बाइबल की क्या दिला देगा? शपथ। जैसे हम दिलाते हैं किसकी? गीता की, कि खाओ गीता की कसम। ठीक, अब ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर देखो 27वां। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या बोल रहा है? कह रहा है घुमक्कड़ चरण कौन थे? क्या बोल रहा है? घुमक्कड़ चरण कौन थे? उनका कार्य क्या था? क्या बोल रहा है? उनका कार्य क्या था? देखो, यहां पर अगर आप किसको लिख दोगे? फायर को, तो आपका आंसर गलत हो लेगा। क्या बोलेगा? आपका आंसर गलत। थोड़ा ध्यान समझना। ये घुमक्कड़ चरण पूछ रहा है, फायर नहीं पूछ रहा। फायर अलग थे। जो भिक्षु जो थे ना, उन्होंने जब कुछ भिक्षुओं ने सोचा कि हम तो भाई मठों में नहीं रहेंगे, हम घूम घूम कर लोगों को ज्ञान देंगे, तो वो लोग फायर कहलाए। यहाँ पर उनको नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है घुमक्कड़ चरण कौन थे। देखो, आज के टाइम पर क्या होता है? आज के टाइम पर जो सरकार होती है उसकी अच्छी अच्छी बातों को फैलाने के लिए कुछ लोग होते हैं सरकार के, जो गलियों गलियों में जाकर घूम घूम कर सरकार की अच्छाइयों को गिनवाते हैं, सरकार की विशेषताओं को बताते हैं। अब तो सरकार के पास बहुत सारे साधन है इस चीज को बताने के लिए। समझ गए? तो पुराने जमाने में जो राजा या जो अभिजात होते थे, जो नाइट वर्ग थे, इनकी जो वीरता की कहानी थी, इनकी जो युद्धों की कहानी थी कि भाई हमने इतने बंदों को मारा, ठीक, तो इनकी वीरता, इनके युद्धों की कहानियों को सुनाने के लिए, इनकी वीर गाथा को सुनाने के लिए कुछ लोग होते थे जिनको राजा भर्ती करता था,
या अभिजात भर्ती करता था और बोलता था जाओ साम्राज्य में जाकर हमारी प्रशंसा करो, लोगों को हमारे बारे में बताओ कि भीम कैसे कालिया को मार के आया है, कैसे भीम ने, बात समझ गए, टुनटुन मौसी के सारे लड्डू खा लिए, तो वो सारी गाथा बताने के लिए, बात समझ गए नहीं समझ गए, कौन होते थे? घुमक्कड़ चरण। इनका काम क्या था? इन लोगों का काम था घूम घूम कर, क्या करके? घूम घूम कर वीर गाथा गाना। क्या गाना? वीर गाथा। किसकी वीर गाथा गाना बताओ? अब बोलोगे वीर गाथा गाना किसकी? नाइट की गाथा गाना, राजा की गाथा गाना, अपने अभिजात की गाथा गाना कि कैसे हमारे लोगों ने मारा, लोगों को बहुत मारा भाई साहब, समझ गए नहीं समझ गए, एक तीर से 25 बंदे मार दिए, ऐसी ऐसी उल्टी सुल्टी बातें फेंकते थे ये लोग, ठीक है ना। तो इन्हीं का नाम था घुमक्कड़ चरण। बात समझ गए? तो ये घुमक्कड़ चरण कौन थे? ये गायक थे, सूफी सिंगर। बात समझ गए? और 12वीं शताब्दी से फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइटों की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। और ये कहानियां कुछ सीमा तक ऐतिहासिक और कुछ काल्पनिक होती थी, क्योंकि भैया ये उस कहानी में मिर्च मसाला डाल देते थे, काल्पनिक कहानियां ऐतिहासिक बनाते थे। और ये गायक मैनर में, बात समझ गए, भवनों में भोजन करते समय अभिजात वर्ग का मनोरंजन करते थे। जैसे अभिजात खाना खा रहा है तो ये वहां पर नाच रहे हैं। बात समझ गए? क्लियर है? ऑर्केस्ट्रा वाले थे एक्चुअली में। कौन थे ये? ऑर्केस्ट्रा वाले। गांव में देखा ना ऑर्केस्ट्रा में बंदे मुंह से गाना गाते हैं ना, वैसे वाला मैटर था इनका, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, क्या आपका 28वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है यूरोप में कैथोलिक चर्च की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब यहां पर एक बड़ा है, कैथोलिक चर्च क्या था? देखो भाई, कैथोलिक चर्च किसे बोलते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं यहां पर बताता हूं आपको। देखो, आप सभी को पता है कि जो 3 वर्ग था, कौन सा वर्ग था भाई? 3 वर्ग। बात समझ गए? 3 वर्ग है ना। उस 3 वर्ग में पहले पे कौन था? तो आप बोलोगे पहले पे था पादरी। पहला वर्ग कौन सा था भाई? पादरी। फिर आप बोलोगे दूसरा वर्ग कौन सा था? तो आप बोलोगे भैया दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग था? अभिजात। और फिर आप बोलोगे कि भैया जो तीसरा वर्ग था वो था कृषक। तीसरा वर्ग कौन सा था? कृषक। बोलो, आया मजा, है ना। अब जो पादरी वर्ग था, बात समझ गए, उन पादरी वर्ग में आपको पता है 4 टाइप के लोग थे। कितने टाइप के लोग? 4। सबसे ऊपर आते हैं पॉप, फिर आते हैं बिशप, और फिर आते हैं आपके भिक्षु, और फिर आपके आते हैं फायर। कौन आते हैं? फायर। बात समझ गए? और कृषक में आप जानते हो 2 वर्ग थे, एक स्वतंत्र कृषक था और एक था कृषि दास, जिसको आप क्या बोलते थे? सर्फ। एक कौन था बंदा? कृषि दास, जिसे आप लोग सर्फ के नाम से जानते थे। टाटा सर्फ, सर्फ एक्सल, बात समझ गए, टाइड सर्फ। तो ये चीज समझ आई। आपको पता है धीरे धीरे एक वर्ग बना 11वीं शताब्दी में। सुनना बात, मेरी बात को ध्यान से। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में एक नया वर्ग बना। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, बस ध्यान सुनना। 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में एक नया वर्ग बनना शुरू हुआ। उस वर्ग का नाम था नगरवासी। क्या नाम था? नगरवासी। अब ये कैसे बना उसकी कहानी को बताता हूं मैं अभी आपको। एक नया वर्ग बना, नगरवासी वर्ग। बात समझ गए? और ये जो नगरवासी वर्ग था ये नगरों में रहता था। कहां रहता था ये वर्ग? नगरों में। बात समझ गए? यानी कि ये शहरों में रहता था, और शहरों में, नगरों में रहने की वजह से, बात समझ गए, ये जो नगरवासी वर्ग था बहुत अमीर और बहुत धनी था। और इन्होंने नगरों के अंदर चर्च बनाए। क्या बनाए इन लोगों ने? नगरों में चर्च। सुनना मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूं। तो नगरों के अंदर जो चर्च बने, क्या बने जो नगरों के अंदर? चर्च। वो चर्च बहुत लग्जरी चर्च बनाए गए, बहुत सुंदर, बहुत भव्य चर्च बनाए गए, बड़े बड़े, और बहुत लग्जरी चर्च बने। क्या बने? बहुत ज्यादा लग्जरी चर्च। और इन चर्चों के आसपास एक शहर बस गया। क्या बस गया? एक शहर। और उस शहर को कैथोलिक नगर, या फिर इन चर्चों को कैथोलिक चर्च कहा गया। क्या कहा गया? कैथोलिक चर्च। क्लियर है मेरी बात? समझ आई आपको? नहीं आई? है ना। कैथोलिक मतलब बहुत लग्जरी चर्च, बहुत ताकतवर और बहुत अमीर चर्च थे, है ना। इनको ही कैथोलिक चर्च कहा गया। और ये चर्च बहुत बड़े, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा आप लग्जरी बनाए जाते थे। इन्हीं को बोलते थे कैथोलिक चर्च। समझ आ रहा है? और जब ये चर्च बनते थे तो इनको बनने में कई साल का समय लगता था। तो इनके बनते बनते एक शहर वहां पर डेवलप हो जाया करता था। तो कैथोलिक चर्च क्या होता है? समझ आया? बात समझ गए? ये एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी, हाँ, नगरों में। कह रहा है यूरोप में कैथोलिक चर्च की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपने कहा कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली क्या थी? संस्था थी। इसके अपने नियम थे। भाई चर्च के अपने नियम होते हैं, हर मंदिर के अपने नियम होते हैं, मस्जिद के अपने नियम है, तो चर्च के भी क्या अपने नियम। इनकी भूमियां जो थी, बात समझ गए, जहां से चर्च कर लेता था उस चर्च के मुखिया पॉप होते थे। आप सभी को पता था, मैंने आपको चर्च के हेड को क्या बोलते हैं? पॉप, यानी कि फादर। और मैंने कहा था पादरी जो है वो कौन बन सकता है? बताओ ये बात। मैंने कहा था ना, पादरी बनने के लिए 4 कैटेगरी, 2-3 चीज आपकी देखी जाएगी। आप कृषिदास ना हो, आप पागल ना हो, फिजिकली मेंटली आप फिट होने चाहिए, और आप महिला नहीं होने चाहिए। बात समझ गए, है ना। और अनमैरिड होगा भाई। अगर आप पोप बन गए तो आपको शादी नहीं करनी, ठीक। और चर्च के औपचारिक रीति रिवाज, जैसे प्रार्थना करना, प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़ना और सिर झुकाकर, बात समझ गए, घुटनों के बल झुकना, ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का यूज करना, ओ माय लॉर्ड,
क्या हो गया, है ना, तो वैसे ही, है ना। और प्रयोग सामंती कुलीनों की नकल था। चर्च कृषक से उपज का 10वां भाग लेता था। याद करो, पढ़ाया था कि जो चर्च है वो जनता से क्या लिया करता था, एक टैक्स। उस टैक्स को क्या बोलते थे, टीथ। क्या बोलते थे, टीथ। इस चैप्टर में आपको 2 ही टैक्स याद रखने हैं बस, उसके अलावा तीसरा टैक्स आपको याद रखना ही नहीं है। 2 टैक्स, एक टीथ और टैली। टैली टैक्स कौन लगाएगा, राजा, और टीथ कौन लगाएगा, चर्च। कैसे याद रहेगा, चर्च जो है उसके लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं और दांत कैसे होते हैं, व्हाइट। राजा जो होता है किसी से बात नहीं करता, टैली, है ना, नो टैली, ठीक, नो टैलिंग, तो वैसे याद रखना टैली। तो दोनों ही टैक्स आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। टैली राजा लगाता था, टीथ चर्च लगाता था। और इस टैक्स में आपको अपनी इनकम का 10% देना पड़ेगा। कितना, 10%। क्लियर है ना। और लेता था, और समय समय पर अमीरों द्वारा दिया गया दान भी चर्च की आय का क्या था, बहुत महत्वपूर्ण साधन। क्लियर है, मेरी बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये मैंने आपको समझाया कैथोलिक चर्च के बारे में। अब क्वेश्चन सुनो 14, उसके बाद क्वेश्चन कौन सा भाई, यहाँ पे 28 हो गया ना, 29वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो मैं कह रहा हूं भाई बहुत अच्छी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो समझो, इंट्रोडक्शन समझो चीजों का बड़े ही ध्यान से। ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग। टॉपिक डाल लो सबसे पहले। आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक है 14वीं सदी का संकट। क्या है, 14वीं शताब्दी का संकट। देखो अभी जो हम ये 3 वर्ग पढ़ रहे थे, अब को मैं समझाता हूं, आपको क्लियर होंगी चीजें। देखो थोड़ा सा आप पेशेंस देना, यहां पर चीज समझना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, समझो। देखो एक्चुअली में आप सभी को पता है कि यूरोप जो था वो कितने भागों के अंदर बटा हुआ था। तो आप बोलोगे यूरोप जो था उसमें 3 वर्ग थे, मतलब यूरोप का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, 3 वर्गों में। और 3 वर्ग अभी मैंने आपको पीछे बताया कौन कौन से थे। तो आप बोलोगे भैया पहले वर्ग में था पादरी, और दूसरे वर्ग में कौन था, तो आप बोलोगे दूसरे वर्ग में था अभिजात। कौन था, अभिजात। और तीसरे वर्ग में था कृषक। बिल्कुल ठीक बात है। और यूरोप के अंदर ये 3 ही वर्ग चलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो यूरोप की जो जलवायु थी वो गर्म ठंडी थी। शुरू में कैसी जलवायु थी यूरोप की, ठंडी, यानी कि 11वीं सदी से पहले यूरोप की जलवायु ठंडी थी। ठंडी जलवायु होने की वजह से यूरोप के अंदर कृषि की पैदावार क्या होती थी, बहुत कम होती थी। और कृषि की पैदावार कम होगी तो उससे वहां के लोगों को खाने का बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो यूरोप में जलवायु का ठंडी होना, कृषि का कम होना, उत्पादन का कम होना, तो इन सब वजहों से वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, समझ गए। और लोग वहां पर बहुत कम जनसंख्या थी, क्योंकि भैया वहां पर ना खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे यूरोप में। लेकिन कुदरती एक चीज हुई, और 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप का जो जलवायु था, बात समझ गए, वो गर्म हो गया। यानी कि यूरोप के अंदर पर्यावरण में क्या आ गया, चेंज। और 11वीं शताब्दी में, कब, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में जो यूरोप की जलवायु है, बात समझ गए, 11वीं शताब्दी में, बात समझ गए, यूरोप की जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई। क्या हो गई, गर्म हुई। अब जब यूरोप की जलवायु गर्म हो जाएगी, कौन शताब्दी में, 11वीं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वहां पर। जैसे ही 11वीं शताब्दी में यूरोप की जलवायु गर्म हुई, इसका प्रभाव यह पड़ा कि वहां पर कृषि की पैदावार के जो मौसम थे वो बढ़ गए, कृषि की संभावना क्या थी, बढ़ गई। और गर्म जलवायु होने से जो वहां पर कृषि थी वो बहुत बेस्ट हो गई, समझ गए। अब लोगों ने जंगलों को काट कर क्या करना शुरू कर दिया, कृषि, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां जंगल काटे गए। तो जो तीसरी कैटेगरी थी कृषक, उसमें एक व्यक्ति था सर्फ, कृषिदास। उसको दिखी इस टाइम पर अपॉर्चुनिटी कि यार देखो इस टाइम पर ना जंगलों काट के खेती की जा रही है, हम कहां इधर अभिजात के अंदर फंसे हुए, जंगलों काट के हम भी जमीन ले लेते हैं और वहां जाकर खेती करेंगे। तो इन कृषिदासों ने, बहुत सारे कृषिदासों ने अभिजात को छोड़कर, उसकी जगह को छोड़कर भागना शुरू कर दिया, और वो लोग जंगलों की तरफ भाग गए और जंगलों को काट के यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। और खेती हुई बहुत अच्छी। और जब खेती उनकी इतनी अच्छी हुई कि भाई साहब आवश्यकता से अधिक पैदावार उगा दी उन्होंने, तो उन्होंने बेचने के लिए एक बाजार स्थापित कर दिया, और धीरे धीरे एक बाजार बन गया, और बाजार के आसपास एक शहर विकसित होने लग गया। और देखते ही देखते गर्म जलवायु का होना, पैदावार का बढ़ जाना, पैदावार के बढ़ जाने से आय का बढ़ जाना, आय के बढ़ जाने से व्यापार का बढ़ जाना, व्यापार के बढ़ जाने से शहरों का बढ़ जाना, शहरों के बढ़ जाने से जनसंख्या का बढ़ जाना, जनसंख्या का बढ़ जाने से घनत्व का बढ़ जाना। ये सारे फैक्टर मिलकर एक चेंज लाए, और यही चेंज था कि जिसकी वजह से एक नया वर्ग तैयार हो गया। उस वर्ग का नाम होगा नगरवासी। अब समझ आया कि नगरवासी कैसे बने, बात समझ गए। और जो भी लोग क्या थे, अभिजात के शोषण से मुक्ति पाना चाहते थे, है ना, वो लोग भागकर कहां आ गए, वो लोग भागकर आ गए नगरों में, बात समझ गए। और वहां पर एक कहावत बन गई कि नगरों की हवा क्या बनाती है, स्वतंत्र बनाती है। तो एक क्वेश्चन ही पूछता है कि नगरों की हवा स्वतंत्र बनाती है, इससे मतलब क्या आपका, क्योंकि वहां पर नगरों में क्या है, बिजनेस करो, अपना काम करो, अपना कमाओ और अपना खाओ, है ना। और नगरों में एजुकेशन आ गई, नगरों के लोग पढ़े लिखे हो गए, अमीर हो गए, व्यापारी थे ये लोग, बिजनेस करने लग गए लोग, कृषि के अलावा और भी बहुत सारे काम करने लग गए। तो धीरे धीरे नगर बहुत ताकतवर हो गया, समझ गए।
क्लियर। और यहाँ के लोग बहुत धनी हो गए, नगर लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा धनी, बहुत ज्यादा अमीर हो गए। तो अमीर लोगों पर अब जो चर्च है, बात समझ गए, उसकी जो अंधविश्वासी वाली बात है वो नहीं चलेगी, और इन पर अभिजात की नहीं चलेगी, तो ये लोग ताकतवर हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस वजह से यूरोप में जो नगरवासी आए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, और अगले 300 साल तक, यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये होता रहा, और 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक नगरों की संख्या बढ़ती गई। आज समझ गए, जंगल काट दिए गए, नगरों की संख्या बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया, ठीक, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, क्योंकि वो कृषि बहुत अच्छी हो रही है, तो कृषि अच्छी हो रही है तो लोगों को खान पान अच्छा मिल रहा है, तो लोग अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं, तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। समझ गए? आप पढ़ोगे जनसंख्या दुगनी हो गई थी उस टाइम पे, बात समझ गए। यूरोप की जो आबादी 420 लाख के आसपास थी, वो अगले 200 साल के अंदर 730 लाख के आसपास पहुंच गई थी। समझ गए? मतलब बहुत तेजी से आबादी बढ़ी उस टाइम पे, है ना। और ये नगरवासी एजुकेट हो गए, पैसे वाले हो गए, धनी हो गए। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बदलाव ला गई थी, लेकिन फिर दोबारा भगवान ने कहा, ऐसे कैसे बेटे, ले एक बार दोबारा तू बैक मोड पे लगा दो अंदर को। अब फिर एक बार क्या हुआ कि यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी में वापस से क्या हो गया, यहां पर वापस से ठंडा मौसम शुरू हो गया, वापस से यहाँ का मौसम क्या हो गया, ठंडा, और यहाँ पर ठंडा मौसम शुरू हो गया यूरोप के अंदर वापस से। समझ गए? और वापस से यहाँ की जलवायु में क्या आ गया, परिवर्तन। अब मेरी बात को आप यहाँ पर समझना, लेकिन जब यहाँ का मौसम गर्म हुआ था, इन लोगों ने सारे जंगल काट दिए थे और ये लोग खेती करने लग गए थे, यहाँ बिजनेस स्थापित हो चुके थे। अब जैसे ही वापस मौसम ठंडा हुआ तो कृषि के मौसम वापस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन अब तो जंगल भी कट चुका है। तो जो पशु थे, उन पशुओं की इतनी मृत्यु हुई क्योंकि उन पशुओं के पास खाने के लिए चारा नहीं मिला, क्योंकि चारा गाह भी खत्म कर दिए थे इन लोगों ने, वहां पर भी खेती शुरू कर दी, जंगलों में भी खेती शुरू कर दी, अनगिनत पशुओं की क्या हुई, मृत्यु हुई, और व्यापार शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और इसी व्यापार की वजह से रिलेशन बन गए थे इनके अफ्रीका के साथ, बाकी देशों के साथ, और बीमारियां आना शुरू हो गई थी। समझ गए? और हुआ क्या कि ठंडा मौसम, जलवायु परिवर्तन आने से, समझ गए, अब पूरा जो यूरोप का एटमॉस्फेयर था वो सारा कुछ, सारा चेन सिस्टम बदल चुका था। अब व्यापार शुरू हो चुका था। क्या हो चुका था यहाँ पर, परिवर्तन क्या आएगा, आप बोलोगे भैया परिवर्तन ये आया इसकी वजह से कि जंगल जो थे उनकी कमी हो गई थी, चारावाह जो थे, क्या थे, जो चारावाह वो खत्म हो गए थे। चारावाह क्या हो गए थे, तो आप बोलोगे भैया जंगल कट गए थे, चारावाह खत्म हो गए थे, बात समझ गए नहीं समझ गए। उसके बाद जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो भैया खाने के लिए लाले पड़ गए और महामारी बढ़ जाएगी। भाई जनसंख्या ज्यादा, खाने कम हो जाएगा। देखो जनसंख्या बढ़ी क्यों, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया तो जनसंख्या बढ़ गई, अब उत्पादन कम हो गया, जनसंख्या वही है, तब लोग मरना शुरू हुए भूखमरी से। तो जंगल खत्म हो गए, चारावाह खत्म हो गए, जनसंख्या खत्म होना शुरू होगी, अब जो बड़ी थी वो खत्म होगी, ठीक। और व्यापार होना शुरू हो गया था, तो व्यापार होने की वजह से क्या हो गया, व्यापार होने की वजह से क्या बोलते हैं, बीमारियां आएंगी दूसरे देशों के साथ। समझ गए? क्लियर है? और बीमारी आएगी, इन्हीं में एक बीमारी आएगी, उसका नाम होगा ब्यूबेनिक फ्लैग। क्या नाम था उसका, ब्यूबेनिक फ्लैग। अब ये ब्यूबेनिक फ्लैग क्या था, तो देखो फ्लैग एक्चुअली में एक बीमारी थी, प्लेग, बात समझ गए। तो ये प्लेग बीमारी जो थी ये फैली कैसे, तो जो यूरोप था उसका दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार था, अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार था। और अफ्रीका के देशों में क्या थे, देखो अफ्रीका के जो देश थे, वहां के देश में बीमारी थी प्लेग की बीमारी। किसकी बीमारी थी वहां के देशों में, प्लेग की बीमारी। अब ये वहां के लोगों की बीमारी जो थी, वहां के लोगों से बीमारी चूहों में चली गई थी, और चूहों के अंदर बीमारी थी, और व्यापारिक जो लोग थे उनके साथ जो जहाज आते थे अफ्रीका से यूरोप, उन जहाजों में कौन आ गए, वो चूहे। आप समझ गए, चूहे उन जहाजों के साथ कहां पहुंच गए, तो आप बोलोगे चूहे उन जहाजों के साथ पहुंच गए यूरोप, और उन चूहों के अंदर बीमारी कौन सी थी, प्लेग की, और वो प्लेग की बीमारी यूरोप में आ गई। यूरोप में इतनी मौत हुई ना प्लेग से, आप इमेजिन करना कि लाखों लोग मर गए थे इसमें, गांव के गांव खाली हो गए थे इस प्लेग बीमारी से यूरोप के अंदर। और फिर इसके बाद यूरोप में इसीलिए बिल्ली पाली गई, पता आपको। आज भी आप देखोगे ट्रेंड है जो अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड मचा हुआ है लड़कियों को बिल्ली पालने का, तो ये बिल्ली पालने का जो ट्रेंड था ये यूरोप से हुआ था। ये रीजन था कि यूरोप में क्या पाली गई थी, बिल्लियां पाली गई थी। समझ गए? और अब जो बिल्लियां पालती हैं लड़कियां वो तो अलग ही बिल्ली है, वो तो बिल्ली से थोड़ा वो तो आलसी बिल्ली है। यहाँ की बिल्लियां जो पाली उन्होंने, बिलोटा पाला, बिलोटा चूहा देखते भागता उसके पीछे। समझ गए? तो प्लेग की बीमारी से देखो, आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं भूख प्यास से। बच्चा देखो, क्लियर, ये देखो बंदा ऐसा हो गया, पी के नहीं पड़ा भाई, मर गया, ठीक। खाने पीने के क्या पड़ गए थे, लाले, अनगिनत मौतें हुई। बात समझ गए? इसी सब चीजों को बोला गया 14वीं सदी का संकट। क्या बोला गया इनको, 14वीं सदी का संकट। समझ गए? और क्या हुआ, इस टाइम पर चांदी खत्म हो गई स्पेन की खदानों में, चांदी में क्या आ गई, गिरावट करनी पड़ी, नई सस्ती मुद्रा डालनी पड़ी। तो ये सारी चीजें यूरोप को 14वीं सदी के बाद देखने को मिली। दैट्स कॉल्ड 14वीं सदी का संकट। क्लियर है बात? अब पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, अब आएगा आपको मजा। क्लियर? क्या कह रहा है कि यूरोप में 14वीं सदी के संकट का वर्णन कीजिए।
या फिर क्वेश्चन चेंज करके पूछे कि 14वीं सदी में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण क्या थे और उसका प्रभाव क्या पड़ा भाई। ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो आर्थिक विस्तार उनका बढ़ रहा था वापस से डाउन हो गया। तो आप बोलोगे कि उसका रीजन था, क्या रीजन था उसका, तो आप बोलना कि उसका रीजन ये था कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कई कारण थे। पहला जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन आया था 11वीं सदी में, जब मौसम क्या हो गया था गर्म। फिर 14वीं सदी में क्या हो गया मौसम ठंडा। फिर कृषि के पहले मौसम क्या हो गए छोटे। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी खदानों में क्या आ गया, उत्पादन कम हो गया। ब्यूबेनिक फ्लैग नाम की बीमारी फैल गई जो अफ्रीका से आई और लोग मारे गए इससे। अब देखो उन्हीं को डिफाइन कर रहा है जलवायु परिवर्तन। तो उत्तरी यूरोप में 13वीं शताब्दी के अंत तक जलवायु तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पर तीव्र ठंडी हो गई। ठंडी मतलब समझते हो, बिल्कुल ठंडी जलवायु हो गई। और आपको पता है भाई जलवायु कृषि के अंदर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ गए नहीं समझ गए। और ऋतु बदल गई, इसके कई प्रभाव पड़े, जैसे पैदावार के मौसम छोटे हो गए, तूफान और सागरीय बाढ़ों का आना जिससे फसलें खराब हो गई। और इसके अलावा भूमि का संरक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया, क्योंकि जब मौसम सही हुआ तो इन्होंने मारे जंगल काट दिया, चारा का खत्म कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि फ्यूचर में बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए। आप समझ आया, क्लियर। तो तब उन्होंने बड़ा धुआंधुआं काट दिया और भूमि की उर्वरता में क्या आ गई, कमी आ गई। बैक टू बैक खेती करी, भूमि की उत्पादकता कम हो गई थी। चारा गांव की कमी से पशु कम हो गए और जनसंख्या में वृद्धि से अकाल पड़ गया, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, खाने को लोग कम हो गया और अनगिनत पशुओं की मृत्यु हुई। पशु तो छोड़ो इंसान ही बहुत मारे गए। ठीक। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की खानों में चांदी के उत्पादन में कमी आई, जिसके कारण व्यापार को हानि हुई और चांदी की कमी से मुद्राम के निर्माण में सस्ती धातुओं का मिश्रण का प्रयोग करना पड़ा, सस्ती धातु मिलानी पड़ी, समझ गए। और आएगा ब्यूबेनिक फ्लैग। असली बीमारी तो यहां आई थी जो संकट था एक्चुअली में। अब वो क्या कह रहा है कि दूसरे देशों से व्यापारिक जहाजों के साथ चूहों के आने से ब्यूबेनिक फ्लैग फैला और मरने वालों को संख्या कुल आबादी की 20 से 40%, मतलब 20 से 40% लोग मारे गए इस ब्यूबेनिक फ्लैग से जो अफ्रीका से आया था चूहों के थ्रू। और यूरोप की कुल जनसंख्या का 1300, जो कुल जनसंख्या थी 1300 में कितनी थी, 730 लाख। ये घटकर कितनी हो गई, ये 1400 में 4.5 लाख रह गई। बस कितनी जाएगी, 450 लाख रह गई। कितनी जाएगी, 450 लाख, जो कितनी थी 730 लाख। और इससे सामाजिक विस्थापन हुआ। क्या हुआ, अप्रभाव क्या हुआ, तो यहां पर प्रभाव लिख रहा है सामाजिक विस्थापन, अमीर गरीब बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। मजदूरों की संख्या में क्या आ गई, अत्यधिक कमी, मजदूरी मर गए, क्योंकि मरेगा कौन बेसिकली, अमीर तो भैया सर्वाइव कर जाता है। मजदूरों की संख्या में कमी आ गई और मजदूरी ग्रेड बढ़ गए। मतलब आप इमेजिन करोगे 250% मजदूरी का रेट बढ़ गए, क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रही थी। अब समझ गए, क्लियर। कृषि और उत्पादन में असंतुलन हो गया, मांग कम होने से कृषि उत्पादों के मूल्यों में क्या आ गई, कमी, समझ गए। और प्लेग की महामारी के पश्चात मजदूरों की कमी के कारण मजदूरी की दरों में 250% की क्या हो गई, वृद्धि। ये इसी को बोलते हैं 14वीं सदी का संकट। क्लियर हुई मेरी बात, समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझा दिया मैंने आपको। कैथीड्रल नगर, अभी मैंने आपको समझा, देखो चर्च देखो, ये पुराने चर्च नहीं है, पुराने चर्च बहुत नॉर्मल बनते थे। जो नगरों के अंदर नगर वासियों ने जो चौथा वर्ग था जो चर्च बनाए, वो चर्च देख लो कितने तगड़े बन रहे हैं। अब ये चर्च देखो, है लग्जरी चर्च। इस चर्च के अंदर की दीवार को देखो, आप मेहराब को देखो, देख रहे हो दीवार को, बात समझ गए। ये चर्च में देखो पोडियम, जहां से पादरी का देगा, भाषण देगा, सब तक बात जाएगी। ये चर्च के अंदर देखो बैठने की जगह, दिख रही है आपको बैठने की जगह, ये मेन जहां पर पादरी यहाँ से भाषण देगा, यहाँ से, बात समझ गए। वो गीत वीत गाएगा, ऊ आ ऊ ऐसे गाते हैं ना वो लोग, समझ गए, है ना। तो वाला मैटर देखो, चर्च कितने लग्जरी बनाई है, समझ गए। तो वही कह रहा है, इन्हीं को बोला है कैथीड्रल नगर पर टिप्पणी लिखिए। तो बोलोगे कैथीड्रल बड़े चर्च के चारों ओर बसे हुए नगर थे। कैथीड्रल क्या थे, एक बहुत बड़े लग्जरी चर्च के चारों ओर बसे हुए नगर को कैथीड्रल नगर कहा गया, है ना। और 12वीं शताब्दी में फ्रांस से कैथीड्रल या बड़े चर्चों का निर्माण शुरू हुआ और ये मठों की संपत्ति थी, परंतु इससे समाज के विभिन्न लोगों ने श्रम और धन आदि से सहायता दी। बात समझ गए। तो चर्च को बनाने के लिए, इन चर्च को बनाने के लिए सहायता किसने दी, बड़े बड़े धनी और अमीर व्यापारियों ने। बात समझ गए। और इनका निर्माण पत्थरों से होता था, कागज से थोड़ी करेंगे, पत्थरों से ही करेंगे। और इसको बनने में कई वर्ष लगते थे। निर्माण के दौरान इसके आसपास नगर बस जाया करते थे और बाद में यही चर्च बहुत बड़े बड़े फेमस क्या बन गए, तीर्थ स्थल बन गए। क्या बन गए, तीर्थ स्थल। और इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि लोग सभागार में पादरी की आवाज सुन सके। भाई देखो, मतलब इसको इस तरह से बनाया गया ना, देखो पंखे लगे हुए हैं ताकि किसी को क्या ना हो। देखो ये पंखे लगे हुए, ये स्पीकर लगे हुए, दिख रहा है स्पीकर, ये पंखे लगे हुए टेढ़े, ये भी पंखा लगा हुआ है ताकि सबको यहाँ देखो पंखे लगे हुए हैं। ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया, है ना, ताकि सबको आवाज वगैरह सुनने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया चर्च बनाए जाते हैं, ठीक। और प्रार्थना की घंटियां दूर दूर तक सुनाई जा सके। खिड़कियों में अभिरंजित कांच, अभिरंजित कांच मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कांच लगाया जाता था। आर पार देखो, इधर लग रही है कांच ताकि रोशनी आए जा सके। क्लियर है, ये देखो दिख रही है, यहाँ से रोशनी आएगी,
बात समझ गए, ताकि वहां से रोशनी वगैरह आ जाए। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचेगा? हाँ बस इसके बाद खत्म है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके। बोलो भाई आया मजा? ये क्वेश्चन नंबर 29 या 30 डाल लो इसको, 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी चैप्टर नंबर 7, बदलती हुई संस्कृति और परंपराओं से, ठीक है। और हाँ भाई कल हम जो है, बात समझ गए, कल हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 को, तो आप सभी जुड़ जाना। कल चैप्टर नंबर 11 की 2 बड़ी क्लासेस लेकर आऊंगा मैं, बड़ी मतलब संख्या में बड़ी नहीं, टाइम में बड़ी। ये सोचो इतनी बड़ी क्लास है, टाइम मतलब अच्छी लॉन्ग टर्म की क्लासेस में बिल्कुल टू द पॉइंट आपको जापान और चीन समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आप सब तैयार रहना कल, ठीक है ना? बात समझ गए, कल करेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा दोनों का मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में पादरी वर्ग और बिशपों की स्थिति का उल्लेख कीजिए। देखो कंपेयर करवा रहा है, किसमें? पादरी में और बिशप में। देखो मैंने कहा था चर्च के अध्यक्ष को पादरी कहते थे, और बिशप कौन है? ये बंदा भी धार्मिक है लेकिन ये महलों में रहते थे। कहां रहते थे? महलों में। जैसे मान लो एक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बाबा में और एक बाबा में और ना का साधु मंत्र बताओ, तो वैसे ही है। पादरी भी धार्मिक व्यक्ति था, बिशप भी धार्मिक व्यक्ति था। पादरी चर्च में था और बिशप महलों में रहता था। ये बहुत अमीर था भाई, ये दानवान से चलेगा, समझ गए? तुमने क्या बोला? पादरी वर्ग समाज के प्रथम वर्ग में आते थे। इनका मुख्य कार्य ईसाई समाज का मार्गदर्शन करना था, और चर्च में रविवार को पादरी का धर्म और उपदेश, धर्म के ऊपर जो उपदेश देगा, प्रार्थना वगैरह करवाएगा, है ना, ये लोग सुनने आते थे लोग बाग संडे को, है ना। और पुरुष ही पादरी बन सकता है, पढ़ाया था आपको। उनको विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, और बिशप के पास बड़ी जागीरें, महल होते थे, और वो शानदार महलों में जाते थे। इनके गांव में अपने चर्च होते थे, बिशपों का अपना खुद का चर्च होता था, समझ गए? तो बिशप महलों में, पादरी चर्च में। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, लास्ट कह रहा है यूरोप में चर्च का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? चर्च का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखो जो चर्च आया ना, उसने एक तो समाज को मार्गदर्शन किया, लोगों को समझाया, है ना। चर्च लोगों को उपदेश देता था, लोगों को समझाता था, ठीक। और चर्च ने, यूरोप में चर्च के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। यूरोप वासियों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ठीक है, चर्च की वजह से लोग ईसाई बन गए। परंतु अभी भी वो पुरानी परंपराओं को मानते थे। जैसे होता है ना, इंसान किसी धर्म को तो मान लेता है, बट वो कुछ पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ता, उन्हें भी मानता ही है। 4वीं शताब्दी में क्रिसमस और ईस्टर को मानना शुरू कर दिया। आपको पता ना, गुड फ्राइडे और क्रिसमस जो ईसाई धर्म का हो जाएगा, वो क्रिसमस को मानेगा 25 दिसंबर। और ईसाई शहीदों की समाधियों पर जाकर बड़े गिरजाघर मतलब चर्च होता है भाई, चर्च एक इंग्लिश वर्ड है, गिरजाघर हिंदी वर्ड है, उनकी तीर्थ यात्राओं पर जाना शुरू कर दिया। देखा होगा आपने ना, ये लोग 25 दिसंबर को अपने जो रिलेटिव होते हैं उनकी समाधियों पर जाकर उन्हें क्या दे के आते हैं? श्रद्धांजलि देकर आते हैं, जस्ट वैसे ही, ठीक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो 6 है उसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए, एंडिंग होता है। अब हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भाई कल आप सभी रेडी हो जाना, कल हम मिलेंगे चैप्टर 11 में, बात समझ गए? तो आपको क्लास कैसी लगी, और कल 11 चैप्टर जो है उसको कैसे कराना है मुझे कमेंट कर देना, कि मैं आपको उस चैप्टर को मतलब एक ही बार में करा दूं या 2 पार्ट में, एक पार्ट में जापान या एक पार्ट में चीन लेकर आऊं, ठीक है? तो अपना कमेंट जरूर कर देना। कल मिलते हैं, अब बाय बाय, लव यू।